नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। इसी को हम अंग्रेजी में कोनिक सेक्शंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसी पाठ की पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा विभिन्न प्रकार के वक्रों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने जाना वृत्त, फिर हमने देखा परवलय और उसके बाद हमने जाना दीर्घवृत्त। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे एक नए वक्र के बारे में, अतिपरवलय, और देखेंगे उसका मानक समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसको शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि अतिपरवलय होता क्या है। एक अतिपरवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का अंतर अचर होता है। अब यदि इसी परिभाषा को मैं आकृति की सहायता से समझना चाहूं, तो दोस्तों परिभाषा में जिन दो स्थिर बिंदुओं की चर्चा की गई है वह आपके सामने आकृति में निर्दिष्ट है, जिसमें पहले बिंदु के निर्देशांक है h प्लस c, k और दूसरे बिंदु के निर्देशांक है h माइनस c, k। अब यदि पहला जो बिंदु है h प्लस c, k, उसकी दूरी ज्ञात करूं मैं किसी और बिंदु h, k से, तो जो दूरी का हम अंतर प्राप्त करेंगे वो केवल x अक्ष के निर्देशांकों का होगा। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए कि आप देखिए दोनों ही बिंदुओं में y अक्ष के जो निर्देशांक हैं वो बराबर है, यानी y अक्ष पर बराबर दूरी तय की गई है। तो जब आप x अक्ष के निर्देशांकों का अंतर प्राप्त करेंगे तो वो होगा h प्लस c माइनस h, जो कि बराबर होगा c के। ठीक उसी प्रकार यदि बिंदु h, k से मैं दूसरे स्थिर बिंदु जिसके निर्देशांक h माइनस c, k हैं, इनके बीच की दूरी का अंतर ज्ञात करना चाहूं तो वो कैसे हल होगा? h माइनस ब्रैकेट में h माइनस c। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको फिर से c प्राप्त होगा। अब यहाँ गौर देने वाली दोस्तों बात ये है कि जब आपने दोनों स्थितियों में x अक्ष के निर्देशांकों की दूरी का अंतर प्राप्त किया तो आपको एक अचर मान c प्राप्त हुआ, यानी बिंदु h, k जैसे सभी बिंदुओं का यदि आप समुच्चय लें तो वो एक अतिपरवलय का निर्माण करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अतिपरवलय से संबंधित कुछ और पद। आपके सामने एक अतिपरवलय का चित्र निर्दिष्ट है। इस आकृति में देखिए दोस्तों, F1 और F2 दो नाभियां हैं, जैसा कि आप पहले दीर्घवृत्त में देख चुकी हैं। क्योंकि अतिपरवलय एक तरफ x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है और एक तरफ x अक्ष के धनात्मक दिशा में है, तो इसी कारण इसकी दो नाभियां होंगी F1 और F2। ये जो मध्य में मूल बिंदु है इसे हम केंद्र के नाम से जानते हैं, और जो हमारा x अक्ष है इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष यानी ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो हमारा दूसरा अक्ष है y अक्ष यानी संयुग्मी अक्ष, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। आखिरी पद जो हम जानेंगे वो ये होगा, क्योंकि नाभियां दो हैं और जो हमारा अतिपरवलय है वो ऋणात्मक और धनात्मक दो दिशाओं में वितरित है, तो जो यहाँ पर शीर्ष होंगे वो भी दो होंगे, एक धनात्मक दिशा में और एक ऋणात्मक दिशा में। पदों को जानने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शीर्षों के बीच में कैसे दूरी ज्ञात करेंगे और नाभियों के बीच में कैसे हम दूरी ज्ञात करेंगे।
तो जैसा कि दोस्तों आप इस आकृति में देख पा रहे होंगे, बिंदु है A और एक बिंदु है B। ये दोनों क्या हैं? ये अतिपरवलय के शीर्ष हैं। तो एक अतिपरवलय आपको यदि दिया हुआ है और आप उसके दो शीर्षों के बीच दूरी ज्ञात करते हैं तो उसका मान होता है 2a। और जब आप दो नाभियों के बीच का दूरी ज्ञात करना चाहें, यानी F2 और F1, जो दो नाभियां हैं इनके बीच की दूरी आप ज्ञात करना चाहें तो उसका मान होता है 2c। जो नाभियां थी, जो शीर्ष थे, वो सभी अनुप्रस्थ अक्ष यानी x अक्ष पर स्थित थे। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं संयुग्मी अक्ष के बारे में। हम राशि B को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। आकृति में गौर से देखिए दोस्तों, ये है राशि B और ये स्थित है संयुग्मी अक्ष पर। इसको यदि आप प्राप्त करना चाहें, इसका मान ज्ञात करना चाहें, तो आप कैसे करेंगे? इसका सूत्र होता है B बराबर √c² माइनस a²। और जो संयुग्मी अक्ष की लंबाई होती है वो होती है 2b। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए कि यहाँ पर देखिए जो B है वो संयुग्मी अक्ष पे धनात्मक दिशा में तय की गई दूरी है और ऋणात्मक दिशा में भी ठीक इसी मान की B दूरी तय की जाती है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान 2b आता है। अब हमें अचर राशि P1F2 माइनस P1F1 का मान ज्ञात करना है। वो हम कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। इस आकृति में यदि A तथा B बिंदु पर हम P को रखें, यहाँ पे देखिए ये है बिंदु A और ये है बिंदु B। इसके स्थान पर यदि आप P रख दें तो जो समीकरण हमें ज्ञात करना है वो बन जाएगा BF1 माइनस BF2 बराबर AF2 माइनस AF1। आकृति की सहायता से समझते हैं, ये BF1 माइनस BF2 ये क्या है? ये अतिपरवलय की परिभाषा के अनुसार दूरी का अंतर है जो कि अचर रहेगा। आकृति में देखेंगे तो ये होता है आपका BF1 और इसमें से जिसे हमें घटाना है वो ये है BF2। जब आप दूसरा अंतर ज्ञात करेंगे तो समीकरण में लिखा हुआ है AF2 माइनस AF1। तो आकृति में गौर से देखिए AF2 चित्रित है, इसमें से आपको जिसे घटाना है वो है AF1 और इनका मान जो है वो आपस में बराबर हो जाएगा इन दोनों के अंतर का। क्यों? क्योंकि अतिपरवलय की परिभाषा में यह बताया गया है। इसी को जब हमने आगे हल किया तो देखा कि BF1 को हम BA प्लस AF1 लिख सकते हैं। आकृति में देखिए B से F1 तक के बीच में एक बिंदु आ रहा है A, तो आप BF1 को BA प्लस AF1 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार AB प्लस BF2 ये क्या है? ये है AF2। आकृति में देखिए A और F2 के बीच में एक बिंदु B है। A से B और B से BF2, इनको जब जोड़ दिया जाएगा तो आपको मान प्राप्त होता है AF2। अब दोस्तों जब आप इस समीकरण को हल करेंगे तो देखेंगे वाम पक्ष में भी BA है और दाएं पक्ष में भी AB है। ये आपस में हट जाएंगे, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और बचे हुए समीकरण को जब आप हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा AF1 बराबर BF2, यानी जो बिंदु A शीर्ष से नाभि की दूरी है AF1 वो बराबर है दूसरे शीर्ष से दूसरी नाभि के। यानी आगे जब हमने इस समीकरण को हल किया तो आपने देखा हमारे वाम पक्ष में था BF1 माइनस BF2। BF1 को हमने खोल दिया BA प्लस AF1 और BF2 जो है वो वैसे का वैसा ही रहा। अब आप देखेंगे समीकरण में AF1 माइनस BF2 है और इन दोनों का ही मान आपस में बराबर है, तो जब ये कट जाएंगे तो आपको केवल BA प्राप्त होगा। और BA क्या है? बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी, यानी दो
शीर्षों के बीच की दूरी, जिसका मान हमें 2a याद है। आगे बढ़े तो हमने देखा एक अगला विषय अतिपरवलय का मानक समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। आपके सामने एक अतिपरवलय का चित्र निर्दिष्ट है। अब कहा गया है कि अतिपरवलय का केंद्र मूल बिंदु पर और नाभियां x अक्ष और y अक्ष पर स्थित हो तो अतिपरवलय का मानक समीकरण सरलतम होता है और ऐसे दो संभव दिक् विन्यास आकृति में दर्शाए गए हैं। आपके सामने अभी केवल एक ही आकृति है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे और इसके बाद हम देखेंगे एक अन्य प्रकार के अतिपरवलय के बारे में। तो अतिपरवलय का जो केंद्र है वो ये है मूल बिंदु और नाभियां जो है वो x अक्ष पर स्थित है। जैसे देखिए -c,0 ये है पहली नाभि जो कि ऋणात्मक दिशा में है और दूसरी नाभि है c,0। दोनों ही x अक्ष पर यदि निर्दिष्ट हो तो दोस्तों जो इसका समीकरण आता है वो आता है x² बटा a² माइनस y² बटा b² बराबर 1। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रकार के अतिपरवलय को। इस अतिपरवलय का जो केंद्र है वो ये है और नाभियां जो है वो y अक्ष पर स्थित है। देखिए 0,c और 0, ऋणात्मक c। अब यदि अतिपरवलय इस प्रकार का हो तो इसका जो समीकरण होता है वो होता है y² बटा a² माइनस x² बटा b² बराबर 1। ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि नाभियां जिस अक्ष पर स्थित होंगी उसका मान आपको उसी के नीचे लिखना है। कैसे? यहाँ पर नाभियां y अक्ष पर स्थित है तो y बटा a यानी जो शीर्ष के निर्देशांक होंगे उनको आप लिखेंगे y के नीचे और यदि जो नाभियां वो x अक्ष पर स्थित हैं तो जो शीर्ष के निर्देशांक है वो आएंगे x के नीचे। इस तरीके से यदि आप इसको याद रखेंगे तो परीक्षा में आए गए प्रश्नों को आप सरलता से हल कर सकते हैं। आगे बढ़े और हमने जाना अतिपरवलय की एक विशेष स्थिति के बारे में। जब अतिपरवलय इस प्रकार का हो यानी आकृति में दर्शाया गया जो अतिपरवलय है उसकी नाभियां x अक्ष पर स्थित हैं। इसका जब हमने समीकरण देखा तो वो हुआ x² बटा b² माइनस y² बटा a² बराबर a। स्थिति ये है दोस्तों कि यदि a का मान b के बराबर हो जाए तो समकोणीय अतिपरवलय कहलाएगा। यानी कोई अतिपरवलय जिसमें a और b आपस में बराबर होते हैं हम उसको समकोणीय अतिपरवलय के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे हमें प्राप्त क्या हुआ। अतिपरवलय के समीकरण से हम यह निष्कर्ष पाते हैं कि अतिपरवलय पर प्रत्येक बिंदु x, y के लिए x² बटा b² बराबर होता है 1 जमा y² बटे a² और इसका मान हमेशा 1 या 1 से बड़ा होता है। यदि y बटा a का जो ये स्क्वायर वर्ग लिया जा रहा है इसका मान 0 हो जाए तब भी पूरे का मान जो है वो 1 तो रहेगा ही। और यदि y बराबर a एक छोटे से छोटा मान भी हो, ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि वर्ग लिया गया है, जो भी होगा धनात्मक होगा और जब वो 1 से जुड़ेगा तो मान जो आएगा वो 1 से बड़ा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसी पर आधारित एक उदाहरण में कहा गया है नाभियां दे रखी हैं जिसके निर्देशांक है 0, ±3 और शीर्षों के निर्देशांक है 0, ±√11/2 और कहा गया है कि अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है। तो हमें एक ऐसे अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी नाभियां और शीर्ष इनके निर्देशांक ऐसे भी हो। सबसे पहली चीज जो देखनी है दोस्तों आपको कि नाभियों के जो निर्देशांक है उसमें y निर्देशांक जो है वो 3 है। यानी
जो अतिपरवलय बनाया गया है वो कैसा होगा, वो y अक्ष पर नाभियां हो ऐसा होगा, और शीर्ष जो है वो भी y अक्ष पर होंगे क्योंकि नाभि जो है वो y अक्ष पर है। तो आइए हल देखते हैं। क्योंकि नाभियां y अक्ष पर है इसलिए अतिपरवलय का समीकरण कैसा होगा, y स्क्वायर, क्योंकि y अक्ष की चर्चा की गई है और शीर्ष का जो मान है वो कहाँ लिखा जाता है, y के नीचे, यानी जिस अक्ष पर नाभि स्थित होती है उसके नीचे। तो y स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1। शीर्ष जो है वो दिया गया है 0, प्लस माइनस √11/2, और यदि मानक शीर्ष देखा जाए तो वो होगा 0, प्लस माइनस a। तो तुलना करने पर a का मान प्राप्त होता है √11/2, और क्योंकि नाभियों के निर्देशांक है 0, प्लस माइनस 3, तो c का मान हुआ 3 और b स्क्वायर का मान होता है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। b का मान निकालना है, क्यों? क्योंकि समीकरण में हमें x के नीचे b का वर्ग लिखना है। तो c का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9 माइनस a का वर्ग यानी √11/2। इसको जब आप हल करेंगे तो आपको मान प्राप्त होता है b बराबर √25/2। तो जो समीकरण होगा वो होगा y स्क्वायर बटे a का वर्ग यानी 11/4 माइनस x स्क्वायर बटे b का वर्ग यानी 25/4, जो कि बराबर होता है 1 के। अर्थात जब आप इस समीकरण को हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा एक अभिष्ट समीकरण 100y स्क्वायर माइनस 44x स्क्वायर बराबर 275। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अतिपरवलय से संबंधित एक और पद, उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी। दीर्घवृत्त की तरह ही अनुपात E बराबर C बटे A को हम अतिपरवलय की उत्केंद्रता कहते हैं। C जो है वो नाभि का निर्देशांक होता है और A जो है वो शीर्ष का निर्देशांक होता है। दोस्तों, आप इस सूत्र को अच्छे से याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो उसमें केवल आपको मानक समीकरण में से A, B और C का मान ज्ञात करना है, और आप जैसे ही इस सूत्र में उसको डालेंगे तो आपको उत्केंद्रता प्राप्त हो जाएगी। इस पाठ से बहुत सरल प्रकार के प्रश्न आते हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब क्योंकि C का मान हमेशा A के बराबर या A से बड़ा होता है, इसलिए उत्केंद्रता कभी भी 1 से कम नहीं होती है। कहा गया है कि C का मान या तो A है। इस स्थिति में यदि आप E बराबर ले A बटा A तो आपको 1 प्राप्त होगा, और दूसरी स्थिति में कहा गया है कि C का मान जो है वो A से बड़ा है। यानी जब आप देखेंगे इस भिन्न को और C का मान जो है वो A से बड़ा होगा तो E का मान जो है वो 1 से बड़ा आएगा। तो इस स्थिति में उत्केंद्रता कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती। और उत्केंद्रता के संबंध को यदि आप गौर से देखें, A को आप बाएं पक्ष में ले जाएं तो C का मान होता है AE, यानी नाभिया केंद्र से AE की दूरी पर होती है। आइए दोस्तों, इसी पर आधारित एक उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण में आपको एक अतिपरवलय का समीकरण दिया गया है और हमें इसी अतिपरवलय की उत्केंद्रता तथा नाभि और शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो जो दिया हुआ समीकरण है x स्क्वायर बटा 9 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा 16 बराबर 1, इसकी हमें मानक समीकरण से तुलना करनी होगी, जिससे हमें प्राप्त होगा A का मान 3 और B का मान 4। क्योंकि हमें प्राप्त है कि C का मान होता है √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो जब आप इस सूत्र में A और B का मान डाल देंगे तो होगा 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, यानी √9 जमा 16। आप इसको जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होता है 25 का वर्गमूल, जिसको हल करने पे आएगा 5। तो C का मान आपको 5 प्राप्त हो गया। इससे हमें ये ज्ञात हुआ कि नाभियों के जो निर्देशांक हैं वो है प्लस माइनस 5,0, और क्योंकि हमें A का मान ज्ञात है तो शीर्षों के निर्देशांक होंगे प्लस माइनस 3,0।
तो केंद्रता का मान होता है E बराबर C बटा A। C का मान है 5 और A का मान है 3 यानी 5 बटा 3। आगे बढ़े तो हमने देखा एक और पद जो है नाभिलंब जीवा यानी लेटस रेक्टम। इसकी परिभाषा जानते हैं। अतिपरवलय की नाभियों से जाने वाली और अनुप्रस्थ अक्ष पर लंबवत रेखाखंड जिसके अंत्य बिंदु अतिपरवलय पर हो उनको अतिपरवलय की नाभिलंब जीवा कहते हैं। दीर्घवृत्त की भांति यह दर्शाना सरल होगा कि नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b² बटा a है। तो इस पर भी बच्चों एक छोटा सा प्रश्न आ सकता है। आपको जब समीकरण दिया होगा अतिपरवलय का तो आपको b का मान प्राप्त होगा और a का मान प्राप्त होगा। जैसे ही आप उसको इस सूत्र में डालेंगे 2b² बटा a तो आपको नाभिलंब जीवा का मान प्राप्त हो जाएगा। आइए समझते हैं एक उदाहरण की सहायता से कि इसको हम कैसे करेंगे। दिए गए अतिपरवलय के समीकरण से अतिपरवलय की हमें नाभिलंब जीवा ज्ञात करनी है। जो समीकरण आपको दिया है वो है x² बटा 9 माइनस y² बटा 16 बराबर 1। तो यहाँ से आप जब मानक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो a का मान आएगा 3 और b का मान आएगा 4। जब आप c निकालेंगे तो वो होगा √a² प्लस b², जिसको यदि आप हल करेंगे a और b का मान डालकर तो वो आएगा 3 का वर्ग यानी 9 जमा 4 का वर्ग यानी 16, जो कि होगा √25 यानी 5। तो जो नाभिलंब जीवा की लंबाई है वो है 2b² बटा a। b का मान है 4, 4 का वर्ग होगा 16, 16 गुना 2 करोगे तो आएगा 32 बटे a का मान जो है 3। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई हुई 32 बटा 3। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये पाठ जो है वो पूरी तरह संपन्न हुआ। इस पाठ में हमने पढ़ा वृत्त के बारे में, परवलय के बारे में, दीर्घवृत्त के बारे में और अतिपरवलय के बारे में। इस पाठ पर आपका 2 या 2 से अधिक प्रश्नों का आना परीक्षा में बिल्कुल संभव है। घर जाइए, आज प्रश्नावली में जो अतिपरवलय से संबंधित प्रश्न है उनका निरंतर अभ्यास कीजिए। ये एक ऐसा पाठ है दोस्तों जिसको आप यदि एक बार अच्छे से पढ़ लें तो आपको इसके प्रश्न को परीक्षा में हल करने में किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं होगा। निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।